सरगर्म रहेगा। जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजरा हमारे अश्क तेरी आकमत सवार चले। बड़ा जबरदस्त शेर शुरू भी हमने देखा। खैर, इट्स अ डिफरेंट स्टार्ट। दिस इज एक्सप्रेसो। आई एम इमरान हसन एंड आई एम अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप एक्साइटेड होंगे वीकेंड के लिए, क्योंकि हमारा लॉन्ग वीकेंड होता है और हम पूरा वीक ये प्लान करे होते हैं, अच्छा ये काम हमने इस वीकेंड पे करना। तो बहुत सारे लोग यही करते हैं। जी बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि वीक खत्म होने वाला है, वीकेंड स्टार्ट होने वाला है। कुछ लोगों को लगता है कि जो वीकेंड है उस पर वो रिलैक्स करेंगे, आराम करेंगे, लेकिन नॉर्मली वीकेंड लोगों के लिए ज्यादा बिजी हो जाता है। आपने लॉन्ड्री करनी होती है, आपने ग्रोसरी करनी होती है, आपने बच्चों के कुछ काम करने होते हैं, समटाइम्स बच्चों को पार्क लेके जाना होता है। आई वंडर इनको ये सब कैसे पता है? इसलिए कि मैं इस माशरे के अंदर रहता हूं, मैं एक माशरे का फर्द हूं। नहीं, but still। तो बहुत सारे लोगों को वीकेंड के ऊपर वो काम करने होते हैं जो पूरा वीक नहीं कर पाते। और खासतौर पे मेल्स के हवाले से मैं आपको बताऊं, हमारी वार्डरोब के बड़े इश्यूज होते हैं। हमको बताऊं, हमारे वीकेंड पे हमें ठीक करनी होती है। जो सारे मोजे हम उठा के फेंकते रहते हैं पूरे वीक के अंदर, टाइयां फेंकते रहते हैं। सबसे बड़ा काम ही होता है प्लम्बर को बुलाना है, इलेक्ट्रिशियन को बुलाना है। ये काम पूरे हफ्ते में इकट्ठा करके रखते हैं मेल हजरात के लिए। तो मेरे ख्याल से सब रेडी हो जाए। आप लोगों ने अपने अपने वीकेंड पे यही काम करना है। हमने लॉन्ड्री करनी है, आपने प्लम्बर, मोटर भी ठीक करवानी होती है कुछ लोगों ने। पाकिस्तान के कॉमन मसाइल, इस पे बात करते रहेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर लेते हैं आज के हेडलाइन से। पार्लियामेंट में नाकामी के बाद ओपोजिशन की हुकूमत और कौमी इदारों पर इल्जामात की बौछार। ओपोजिशन का मुस्तकबिल क्या, बताएंगे वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद। वजीर आजम की जेर सदारत अहम इजलास, हुकूमत का स्मगलिंग की रोकथाम के लिए 6 बॉर्डर मार्केटें बनाने का फैसला। रेकोडिक केस में हुकूमत की बड़ी कामयाबी। आलमी बैंक के सालिसी फोरम एक्सीड ने पाकिस्तान को $6 अरब जुर्माने पर हुक्म इम्तनाह जारी कर दिया। तालीमी इदारे खुलते ही कोरोना केसेस सामने आने लगे। मुल्क भर में तीसरे ही रोज SOPs इख्तियार न करने पर 22 इदारे सील। पाकिस्तानी नौजवान मोहम्मद कासिम का कारनामा, मोटरसाइकिल इंजन से गाड़ी बनाकर सबको हैरान कर दिया। हार्ट अटैक कोरोना वायरस की पहली अलामत हो सकती है, नई तहकीक सामने आ गई। और आज होगा एक्सप्रेसो का नया सेगमेंट ओवर द कप ऑफ कॉफी, जिसमें पाकिस्तान की पहली साइक्लिस्ट समर खान होंगी हमारी खुसूसी मेहमान। सुरों के बेताज बादशाह उस्ताद अमानत अली खान को मदाहों से बिछड़े 40 बरस बीत गए। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दिलचस्प सूरत हाल। चीनी फौज ने सरहद पर बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स पर पंजाबी गाने चला दिए। भारतीय फौज बौखलाहट का शिकार। सबसे मजेदार जो आखिरी हेडलाइन है ना, इस पे बहुत डिटेल डिस्कशन हो रहा है। वैसे अब इंडिया को सही टकरे हैं चाइनीज। मजेदार। अच्छा जी, इसके साथ साथ आप हमारा ओवर द कप ऑफ कॉफी नया सेगमेंट भी है, उस पे हमारी बड़ी जबरदस्त एक एंट्री होने वाली है। वो भी DC इस्लामाबाद भी हमें ज्वाइन करेंगे और समर खान से आपकी मुलाकात करवाएंगे। लेकिन अभी आपको आज के अखबार बताना बहुत जरूरी है, तो देखते हैं आज के अखबार। वक्त का मुकाबला सबसे पहले रोजनामा एक्सप्रेस की लीड स्टोरी रेकोडिक केस के हवाले से जी। $6 अरब जुर्माने पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया गया। हुक्म इम्तना पाकिस्तान उसकी लीगल टीम की एक बड़ी कामयाबी है, कहना है अटॉर्नी जनरल ऑफिस का। हतमी समाअत अब मई 2021 में होगी। आलमी बैंक के सालिसी ट्रिब्यूनल ने जुलाई 2019 में ऑस्ट्रेलियन कॉपर कंपनी टीथियन को मादनी ठेका न देने पर पाकिस्तान को $6 अरब का जुर्माना किया था। पाकिस्तान की कोशिश है कि यह जुर्माना उसे न देना पड़े। ये हमारी लीड स्टोरी आज की। इसके साथ साथ एक्सप्रेस ट्रिब्यून की बात की तो एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने शरीफ मस्ट अपीयर ऑन September 22 Islamabad High Court tells Foreign Office. The Islamabad High Court registrar office on Thursday wrote a letter to the Ministry of Foreign Affairs to ensure the production of former Prime Minister
नवाज शरीफ बिफोर द सेट कोर्ट ऑन September 22nd. एंड इसके साथ साथ मोर टू द स्टोरीज, इट इज आस्क्ड टू द फॉरेन सेक्रेटरी टू इंश्योर प्रोडक्शन ऑफ शरीफ ऑन 2nd September and other dates from in front of court. So it's an important news and important development regarding this case. बिल्कुल ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं, टाइम कम है, सो अफगानिस्तान और ईरान के हवाले से बात कर लेते हैं। एक अहम फैसला सामने आ रहा है स्मगलिंग को रोकने के लिए। हमारी सुपर लीड है, अफगानिस्तान और ईरान से लगने वाली सरहदों पर 18 बॉर्डर मार्केट्स कायम करने का फैसला किया गया है। नौजवानों को तिजारत के मौके हासिल होंगे, स्मगलिंग का खात्मा होगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा है अफगान सरहद पर 12, ईरान पर 6 मार्केट्स कायम होंगी। 3 मार्केटों को फौरी तौर पर फाल कर दिया जाएगा। यह फैसला वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में हुआ और इस इजलास में शरीक थे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इस पर आपको आगाह करते रहेंगे कि फर्दर क्या होता है। सो टाइम का मुकाबला सख्त है। कंटिन्यूसली इसी नोट के ऊपर हम बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की जानिब। अदवार में डिक्टेटर्स ने अपने मर्जी की अमेंडमेंट करवा के अदलिया को बहुत ज्यादा कमजोर किया। जो काम सियासतदानों को और सिविल सोसाइटी को करना चाहिए था वो शायद उस स्ट्रेंथ के साथ ना हो सका। वो चंद लोग मुनसिफ की शक्ल में जिन्होंने डिक्टेटर्स को जो उन्होंने मांगा भी नहीं था आइन में अमेंडमेंट करने का इख्तियार दे दिया। हम एहतसाब नहीं, इंतकाम की चक्की से हम गुजर रहे हैं। कब तक हम इस मुल्क के अंदर ये तमाशा हम देखते रहेंगे? ये कल गुफ्तगू आपने सुनी होगी शहबाज शरीफ साहब की। बड़ा क्रिटिकली उन्होंने तनकीद की हुकूमत के ऊपर डेफिनेटली, और अदलिया के भी कुछ सेक्शंस के ऊपर तनकीद की उन्होंने माजी की बात करते हुए। सबसे पहले ओपोजिशन की हम अगर बात करें, आज तो पार्लियामेंट में नाकामी के बाद ओपोजिशन ने हुकूमत और कौमी इदारों को अब निशाने पर ले लिया है। बिल्कुल, और इसके साथ साथ संगीन इल्जामात लगाए हैं। और पाकिस्तान बार कौंसिल के APC में बिलावल भुट्टो ने इल्जाम लगाया है कि पहले पार्लियामेंट और फिर मुल्क को आज़ाद कराएंगे, जबकि शहबाज शरीफ का कहना था कि आमरों ने मर्जी की तरमीम से अदलिया को कमजोर किया। APC के बाद सख्त फैसले करने पड़ेंगे। और दूसरी तरफ शेख रशीद ने जवाबी वार करते हुए दावा किया कि पार्लियामेंट में बाद में ऑपोजिशन की APC भी नाकाम होगी और जल्द नून लीग शीन से अलग हो जाएगी। अब शेख रशीद साहब कन्विंस हुए बैठे हैं कि बस जो शीन लीग है वो बन के रहेगी, मुसलसल कह रहे हैं ये बात। खैर, शेख रशीद अहमद साहब वफाकी वजीर रेलवे, द न्यूज मेकर आई मस्ट से, इस वक्त हमारे साथ एक्सप्रेसो में वंस अगेन मौजूद हैं। जब भी हम उन्हें बुलाते हैं आते हैं। शेख साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर स्पेशल कोऑपरेशन एंड प्रेजेंस इन एक्सप्रेसो। कल ऑपोजिशन ने जो कौमी असम्बली में एक हसास किस्म के बिल की मुखालफत की, नेशनल लेवल के ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट था, लेकिन हुकूमत को अगर हम बात करें तो FATF के मामले पर एक बड़ी कामयाबी मिल गई है। ये हुआ कैसे शेख साहब? देखें, मुमकिन क्या हुआ, आधा तीतर और आधा बटेर है अपोजिशन। जब आदमी असम्बली में दाखिल होता है तो उसकी रिकॉर्डिंग होती, उसकी हाजिरी लगती है। 38 मेंबरों की गैर हाजिरी है। ये भी इसमें से बाद लोग जो आ गए तो 32-33 हो गए, वोटिंग के बाद आए वो। तो सब मास्टर प्लान था, और जब इन्होंने बाइकाट किया तो सारा हाउस हमारे हवाले हो गया। ये इनकी मनसूबाबंदी भी नाकाम थी और इनका हाफ हार्टेडली आधा तीतर और आधा बटेर था। तो इसलिए ये FATF जो है ये जून को 2018 में पाकिस्तान पे लागू हुआ, ग्रे लिस्ट। अब इंशाल्लाह पाकिस्तान वाइट लिस्ट में आ जाएगा। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ेगी, पाकिस्तान का दुनिया से राब्ता होगा, इमदाद बढ़ेगी। और ये कल की हुकूमत की कामयाबी जो है, ये बहुत बड़ा ब्रिज क्रॉस किया है, द्वारका का किला फतह किया है। और एक अमेंडमेंट भी जो है नैब के कानून में नहीं हुई, जो इस बात का सबूत है कि अब इनके गिर्द घेरा और तंग हो जाएगा। शेख कहा था कि NRO अब किसी को नहीं मिलेगा, हमेशा के लिए दफन कर दिया गया है। क्या तो ऑपोजिशन को भी NRO नहीं मिलेगा? कल के बाद तो जो इनके पास एक वीटो पावर थी, मनी लॉन्ड्रिंग की आखिरी दिन ये कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हमारे वोट पूरे नहीं थे, इनके वोट हमसे ज़्यादा थे। इस सूरत हाल को ये ब्लैकमेल करना चाहते थे, लेकिन इमरान खान ने कल के बाद NRO को हमेशा के लिए दफन कर दिया। अब कोई ऐसा बिल नहीं आएगा जिसमें ये हमारी मजबूरी होंगे। अगर आएगा भी तो इनका इससे भी बुरा असर होगा। आपने कहा चांस तक खत्म हो गया। अच्छा, ये शेख रशीद और बिलावल साहब के हवाले से मैं पूछूंगा। आपने शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी तनकीद की थी स्पीकर के ऊपर, और शहबाज शरीफ साहब और बिलावल की हम अगर बात करें तो आपने कहा कि ये दोनों मजे में हैं। ये मजे से क्या मुराद थी आपकी शेख साहब?
देखे जी, बिलावल उठकर गया, उसको कहने के लिए कुछ मैं देख रहा था, मैं भी फ्रंट सीट पे बैठा हुआ था, और वो उठ के गया उसको समझाने के लिए। शहबाज शरीफ नहीं हिला। कल शहबाज शरीफ ने ना फ्लोर लिया, वैसे ही कोशिश की है भोंडी सी, ना सीरियस गैर संजीदा किस्म की कोशिश थी। उसका वहां बैठना भी अफरा तफरी का आलम था, और फिर बाद में वही हुआ जो हमें अंदेशा था कि मास्टर प्लान के तहत इन्होंने बाइकाट कर। शेख साहब, दूसरी तरफ अगर नवाज शरीफ साहब की बात की जाए तो अदालतों ने तो उन्हें मफरूर करार दे दिया है, क्या वो वतन वापस आएंगे? देखें जी, भगोड़ों का हेडक्वार्टर बन गया लंदन। नवाज शरीफ वहाँ है, वहाँ पे इसहाक डार वहाँ है, वहाँ पे शहबाज का दूसरा बेटा वहाँ पे, सब भगोड़े इकट्ठे हुए हैं, मज़े कर रहे हैं, हमारी लूटी हुई दौलत को एंजॉय कर रहे हैं और हमें दांत चढ़ा रहे हैं। सो ये सब जो है, ये कब वापस आएंगे? अब कैसे वापस आएंगे? ये नहीं वापस आएंगे, ये और कोई ख्वाब देख रहे हैं। पीटीआई की भी कुछ फॉर्मर बड़ी मरकजी लीडरशिप लंदन में है वैसे। खैर, आपने शेख साहब, मैं आगे बढ़ते हुए शीन लीग की बात करूंगा। आपने कहा शीन लीग नून लीग से निकले ही निकले, तो क्या बयानिया डिफर कर रहा है, अब मुख्तलिफ हो गया है? ऑब्वियस है ये। मेरे ख्याल में तो ऑलमोस्ट तकसीम है। 30 दिसंबर तो मैंने एहतियातन तारीख दी है। मैं नून और शीन में कोई इतफाक नहीं देख रहा और अलग अलग पॉलिसीज देख रहा हूँ। 30 दिसंबर तो मैंने बड़ी डेट दी है, हाथी निकल गया, दुम रह गई है। दुम कितने दिन लेती है ये मैं कह नहीं सकता, एहतियातन मैंने 30। अच्छा, एपीसी की बात करें तो शेख साहब, आप हमेशा कहते हैं कि ये एपीसी नाकाम होगी, आप अपने इस दावे पे अभी भी कायम है? मैं अब भी कायम हूँ। सिर्फ जलसों का फैसला होगा, जुलूस का होगा। कोई असम्बली, उस असम्बली से इस्तीफा देंगे जिसका फजलुर रहमान खुद सदारत का उम्मीदवार था, जिसका बेटा वहाँ मेंबर बैठा हुआ है। पहले देना इस्तीफा अपने बेटे का। क्यों उस असम्बली से वोट मांगा प्रेसिडेंटशिप का, जिस असम्बली को गैर आईनी, गैर कानूनी और गैर जमहूरी करार देते हैं? शर्म आनी चाहिए। और शर्म का तकाजा ये है कि उस असम्बली से आपने सदर का वोट मांगा जिसको आप मानते नहीं। एक टिकट में दो मजे लेना चाहते हैं, इधर भी और उधर भी। तो इससे शेख साहब हम ये समझें कि जो एपीसी का गुब्बारा है उससे हवा निकल गई, ये कह रहे हैं आप 20 सितंबर को देख लें, सिर्फ जलसों का और जुलूसों का फैसला होगा। कोई रिजाइन नहीं देगा, कोई धरना नहीं देगा, सिर्फ मुनक्किद करेंगे जलसे और एक बयान देंगे जोरदार। और पाकिस्तान में ज़्यादा ख़तरा जो है सेक्टेरियन केसेस का है। हुकूमत को सारी तवज्जो सेक्टेरियन इशू पे देनी है, क्योंकि इंडिया की साजिश है कि पाकिस्तान में शिया सुन्नी फसाद कराया जाए। इस साजिश को नाकाम बनाना है। एपीसी तो कोई मसला ही नहीं है, टेंट है। ठीक है। नैब की कारकर्दगी पे भी बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। अब नैब ऐसा लगता है कि एक बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है, जैसे ऑपोजिशन ये कहती है। दूसरी जानिब उस्मान बुज़दार साहब को बुलाया गया, इसी केस के अंदर डीजी एक्साइज को गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो इस सारे मामले को आप कैसे देख रहे हैं, जो नैब की जानिब से इस वक्त एक्ट किए जा रहे हैं? मुझे नहीं पता कौन गिरफ्तारी में आ सकता है, कौन नहीं आ सकता, लेकिन ये बात जो मैंने कही है मैं उस पर कायम हूँ कि नैब जो है सरकारी लोगों की तरफ भी मूव करेगी और सरकारी लोग भी उसके ज़ेरे साया आ सकते हैं। कौन कौन आ सकता है इसका मुझे नहीं मालूम। ठीक शेख साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी करारी खबरें भी सुबह हमें दे दी और अपना ज्ञान भी हम तक पहुंचा दिया। लोग बड़े खुश होते हैं शेख साहब को अर्ली इन द मॉर्निंग देख के। वी मेक इट पॉसिबल कि आ जाए। ब्रेक का टाइम है, बिल्कुल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड, कम से कम दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। शहर इक़्तिदार में आज 43% हवा में नमी के अलावा मौसम खुश्क और गर्म रहने का इम्कान है। हमें अभी ये बताया जाता है कि जुम्मा छुट्टी का दिन है। छुट्टी का दिन नहीं है, हाफ डे है बहुत सारे लोगों का। तो हाफ डे होने में तकरीबन 1.5 घंटा बाकी है। 11 बजे नॉर्मली 11:30 लोग फ्री हो जाते हैं और बैंकर्स तो फ्री नहीं होते हैं। फ्री होते हैं नहीं होता, बाकी लोग फुल डे ही होता है। हाँ, फुल डे होता है। अब जुम्मे की ब्रेक होती है और उसके बाद दोबारा ऑफिस जाना पड़ता है, लेकिन उसके बीच में चले कम से कम तसल्ली होती है कि कल छुट्टी है। एक हमारा अगला सेगमेंट है जिसपे हमने बात कर दी है, बातों बातों में भूल जाते हैं। आज की बात नहीं, कल की बात। हाँ, कल रात खास बात। कल रात खास बात में हमारे एंकर पर्सन है, सेंटर स्टेज प्रोग्राम करते हैं, रहमान अजहर, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया रहमान, आपने सुबह हमें वक्त दिया। हमारे एक्सप्रेसो नाजरीन को बताइएगा कि कल रात आपके प्रोग्राम में क्या खास बात हुई। देखिए, पार्लियामान का जो मुश्तरका इजलास हुआ और उसमें हुकूमत को एक बड़ी कामयाबी मिली, वो फेटफ के बिलों के हवाले से थी। और एक तरफ हुकूमती पार्टी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और इस मुश्तरका जो इजलास था उसमें तमाम की तमाम अपोजिशन जो है वो दूसरी तरफ थी। अब इस इजलास में जो हुकूमत को कामयाबी मिली, ये अपोजिशन की जो है वो शिकस्त थी। अब अपोजिशन को एक एपीसी भी करना है जो कि 20 तारीख को जो है वो हो रही थी। तो कल हमने जो शो के अंदर जिस इशू पर जो है वो बहस की कि इस जो पार्लियामान के अंदर
जो अपोजिशन की नाकामी थी उसके बाद अब एपीसी के अंदर जो है वो अपोजिशन जो है वो किस माइंडसेट के साथ जा रही है और इस अपोजिशन के पास अब मजीद ऑप्शन जो हैं वो क्या है? अच्छा, ये तो आपने बताया कि कल प्रोग्राम में क्या बात हुई, मैं आपका अपना भी रहमान एनालिसिस चाहूंगा। अब आपको क्या लगता है इस एपीसी के हवाले से कोई कामयाबी मिलेगी ऑपोजिशन को? देखिए, पार्लियामान के अंदर इससे पहले भी ऑपोजिशन एक मरतबा जो है वो कोशिश कर चुकी है तब्दीली के लिए। आपको याद होगा सेनेट के जो चेयरमैन का इंतखाब था उस वक्त तो जो है वो नाकाम हो गई, ऐवान के अंदर मौजूद थे। उसके बावजूद ऑपोजिशन को जो है वो कामयाबी नहीं मिली थी। ये जो इजलास हुआ, जो मुश्तरका इजलास, इसमें जो अपोजिशन के अरकान की गैर हाजिरी का गिला किया जा रहा है और अपोजिशन का ये भी गिला है कि रूल्स और कवायद को जो है वो हुकूमत ने मलूज़े खातिर नहीं रखा। इसके बावजूद नंबर्स होने के बावजूद जो है वो अपोजिशन जो है वो हुकूमत को नहीं रोक सकी। उन फेटफ के बिलों को जो है वो हुकूमत ने उसके बावजूद जो है वो पार्लियामान से मंजूर करा ले। तो मेरा ख्याल है कि पार्लियामान के अंदर तब्दीली वाली ऑप्शन जो है वो अब उस पर जो है वो बात नहीं होगी। अब ऑपोजिशन को जो है वो एक बड़े मजबूत मुतबादिल के साथ जो है वो कोई लोगों के सामने और एक दूसरे के सामने भी जो है वो मुतबादिल रखना होगा, तभी ये एपीसी जो है वो ऑपोजिशन के लिए कोई कारआमद या कोई नतीजा खेज ऑपोजिशन के लिए साबित हो सकती है। इसके अलावा मैं नहीं समझता कि ऑपोजिशन के पास पार्लियामान के अंदर जो है इस हवाले से अब कोई ऑप्शन मौजूद है। बिल्कुल ठीक। रहमान, थैंक यू वेरी मच, आपके एनालिसिस का बहुत शुक्रिया। और आपने भी कहा कि अगर पार्लियामान में नाकामी हुई तो बाहर शायद उस तरीके से मार्जिन कम है कामयाबी का। खैर, आगे बढ़ते हैं, वक्त हमारे पास महदूद एज यूजुअल। कम नहीं है, आज महदूद का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। सीनियर अदाकार तलत हुसैन साहब के बारे में बात करते हैं, जो सिर्फ न सिर्फ बेहतरीन अंदाज के मालिक एक्टर हैं, बेहतरीन आवाज के मालिक एक्टर हैं। आज अपनी 80th बर्थडे मना रहे हैं। बिल्कुल, और एक्सप्रेसो नाजरीन की तरफ से और हमारी पूरी एक्सप्रेस टीम की तरफ से हम उन्हें वेरी हैप्पी बर्थडे टू तलत हुसैन साहब। और उनकी जिंदगी, उनके करियर के हवाले से हमारे पास एक डिजिटल रिपोर्ट है और हम आपसे मिलेंगे इस डिजिटल रिपोर्ट के बाद ब्रेक ले। कोयटा है। आज कोयटा में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड, कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। कोयटा में आज मतला जुजरी अबर आलूद रहने के अलावा मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अभी हम बात करेंगे स्कूल्स की और कोरोना वायरस के बाद स्कूल्स खुलने की जो सिचुएशन हुई। मुल्क भर में बात की जाए तो 6 माह बाद तदरीसी अमल शुरू होते ही असातिज़ा में कोरोना केसेस सामने आने लगे। मुल्क में तालीमी इदारे खोले जाने के तीसरे रोज़ ही कम अज़ कम 22 इदारों को सील कर दिया गया। और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक तालीमी इदारों में SOPs पर अमल दरामद न करने से कोरोना वायरस की वबा फैल गई थी और सबसे ज़्यादा 16 तालीमी इदारे खैबर पख्तूनख्वा में बंद किए गए। आज़ाद कश्मीर में 5, इस्लामाबाद में 1 इदारा बंद किया गया। सूरत हाल कुछ बहुत अच्छी नहीं है। जैसे दूसरी जानिब हम अगर पंजाब की बात करें तो यहाँ सरकारी स्कूलों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का भी मंसूबा जारी है। लेकिन इस पे बात करने से पहले हम अगर कोरोना की बात कर लें तो SOPs पे जब तक अमल नहीं होगा, SOPs फॉलो नहीं होंगे, मसाइल बढ़ते चले जाएंगे। और असातिज़ा के ऊपर खासतौर पर जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा है, चूँकि असातिज़ा ने इस बात को पॉसिबल बनाना है कि वो खुद भी एहतियात करें और बच्चों
को भी एहतियात करें। और इमरान, स्कूल खुलने से पहले भी बहुत सारे कंसर्न्स का इजहार किया जा रहा था कि बच्चों से अमल दरामद करना, स्पेशली जब आप मुख्तलिफ स्कूल्स की या कॉलेजेस की या यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं तो आपस में बच्चों को आप स्पेशली नहीं रोक सकते। छोटी जो क्लासेस के बच्चे हैं, उसके साथ साथ उसातिज़ा के लिए कोरोना टेस्ट करवाना और सारा प्रोसीजर, दैट वाज अ हैसल थिंग। और उस पे उस तरह से अभी तो फिलहाल सख्ती से इंप्लीमेंट कराया जा रहा है कि एसओपीज को किया जाए और स्कूल भी सील किए गए। सो ये एहतियात बहुत नेशनल जरूरी कमांड है। एंड कंट्रोल अथॉरिटी एनसीओसी इज वर्किंग ऑन इट और उनका सबसे ज्यादा फोकस है। लेकिन आज के अखबार में आपने देखा होगा WHO ने एक बार फिर पाकिस्तान को उन्होंने क्रेडिट दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छे तरीके से कोरोना पे काबू पा लिया है की टर्म आज इस्तेमाल हुई है। और डॉक्टर फैसल जो कि मोमिन खुसूसी हैं वजीर आजम के ऑन हेल्थ, उनको एक अवार्ड भी दिया गया, पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया गया और उसके साथ साथ ये कहा गया कि दुनिया पाकिस्तान से सीखे। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान के हवाले से WHO ने यह भी कहा कि चूंकि पाकिस्तान स्कूल्स खोलने की जानिब जा रहा है तो ये एक सेकेंड वेव का बाइस भी बन सकता है और चैलेंजेस पाकिस्तान के लिए बहरहाल मौजूद हैं। लेकिन आई पर्सनली थिंक कि अगर थोड़ी सी एहतियात असातिज़ा कर लें और थोड़ा सा इन्फोर्स कर लें जो SOPs हैं उनको, तो हम इस सिचुएशन में इंशाल्लाह यहाँ से भी हम सर्वाइव करेंगे, निकल जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको हिंट दी थी तालीमी इदारों के हवाले से जी, कि मुख्तलिफ जो तालीमी इदारे हैं उनको सोलर एनर्जी के ऊपर कन्वर्ट कर दिया गया है और कोशिश ये जारी है इस वक्त के दीगर जो इदारे 15,000 नंबर है, हाँ जी, 7,005 स्कूलों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया गया है, 15,000 किए जा रहे हैं। तो लिहाजा ये भी एक अच्छा होगा क्योंकि नॉर्मली गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें वहाँ पे कुछ इस तरह के मसाइल रहते हैं और सोलर एनर्जी पे बहुत सी जगहों पे बिजली है ही नहीं और जहाँ पे है वहाँ पे आती नहीं है। तो ये अच्छा है, एक लिहाज से इस तरीके से अच्छा है कि बिजली बचेगी, दूसरा ऐसे कि स्कूल्स के ऊपर जो उनके बजट्स के इश्यूज हैं वो कम हो जाएंगे। हुकूमत हमेशा कहती रहती है हमारे पास पैसे नहीं है, बजट नहीं है। कल तो इमरान खान साहब ने जब वो हरीपुर के अंदर यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह कर रहे थे विद कोलैबोरेशन ऑफ ऑस्ट्रिया यूनिवर्सिटी, तो उन्होंने कहा जी हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन अब जो हम करप्शन का पैसा निकालेंगे वो हम तालीम पे लगाएंगे, ये प्लान है, ऐसी कोई लेजिस्लेशन करेंगे। खान साहब ऐसी आइडियोलॉजिकली बहुत बड़ी बात कर देते हैं, हम ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं, फिर हम सोचते हैं ये होगा कैसे। खैर अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। और कोरोना वायरस के हवाले से बात हो रही है तो एक रिसर्च भी हमारे पास, बिल्कुल कोरोना वायरस से मुतालिक एक नई तहकीक भी सामने आई है जिसके मुताबिक कोरोना वायरस दिल को बराह रास्त नुकसान पहुंचा सकता है। तहकीक में ये भी बताया गया कि कोरोना वायरस के मरीजों को अपने अफाल के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है जिसके नतीजे में हार्ट फेलियर या इससे पट्टों को नुकसान पहुंच सकता है। बिल्कुल, और जबकि कुछ केसेस में ये भी दरियाफ्त किया गया है कि वायरस बराह रास्त पट्टों के जो टिश्यूज हैं उनको डिस्टर्ब करता है, उनको मुतासर करता है और डायरेक्टली अटैक करता है। और इस स्टोरी को बताने का मकसद ये है कि आप सिर्फ कोरोना वायरस को इस तरीके से लाइट मत लीजिए कि पहले बुखार होगा, खांसी होगी, उसके बाद ये पनपेगा और मजीद डेवलप करेगा। ये डायरेक्ट हार्ट फेलियर और स्ट्रोक का बाइस भी बन सकता है जो कि जानलेवा हो सकता है। और अभी इस पे रिसर्च हो रही है तो मुख्तलिफ सिम्टम्स भी सामने आ रहे हैं, तो लिहाजा अभी भी आप लोगों ने एहतियात लाजमी करनी है। मकसद डराना नहीं है, हाँ, लेकिन एहतियात बहुत जरूरी है। अभी मैं एक ब्रेक बात करेंगे हम खरबंग बागीचा से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद कासिम की, जो एक ऐसे पाकिस्तानी है जिन्होंने अपनी मदद आपके तहत एक मोटरसाइकिल इंजन से गाड़ी बना डाली है। बिल्कुल, और ये जो है इनकी हौसला अफजाई भी की गई बहुत ज़्यादा। और इसके साथ साथ मोहम्मद कासिम ने कई माह की मेहनत से CD70 के इंजन से गाड़ी बनाकर सबको हैरत में डाल दिया है। और नौजवान मैकेनिक मोहम्मद कासिम के मुताबिक उन्हें मोटरसाइकिल इंजन से गाड़ी बनाने का ख्याल कई साल पहले आया था, लेकिन वसाइल की कमी के बायस वो ये काम नहीं कर पाए। और मोहम्मद कासिम ने हमें ज्वाइन भी किया है, हम बिल्कुल। बात और भी करेंगे। इससे पहले मैं ये भी बताऊं, असिस्टेंट कमिश्नर खरबंग थे वो शहरियार आफरीद शिराजी साहब, वो खुद वहां पे गए बागीचा में, उन्होंने ये गाड़ी चलाई, इसका इफ्तिताह किया। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं हौसला अफजाई की मोहम्मद कासिम की। तो कासिम ने तो कर दिया इनकलाबी काम, हमने इनकलाबी काम ये कर दिया कि हम कासिम को पाकिस्तान दुनिया भर के सामने एक्सप्रेसो के जरिए लिया और कासिम हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। वीडियो लिंक पे बहुत शुक्रिया कासिम, आपने में ज्वाइन किया। और हम आपसे इस गाड़ी के हवाले से जानना चाहेंगे कि आपको गाड़ी बनाने का ख्याल कैसे आया और इसके साथ साथ 1 लीटर फ्यूल में कितना फासला तय करती है, इसकी ओवरऑल जो कह लें एक वर्किंग है वो किस तरह की है, इस हवाले से हमें बताइए। सारी डिटेल्स बताइए। सबसे पहले गाड़ी बनाने का मुझे बचपन से ही शौक था, इसी तरह मैंने छोटी सी गाड़ी बनाते रहा, लेकिन आज मैंने ये गाड़ी 70 का 100 सीसी का इंजन लगाकर ये गाड़ी तैयार किया है। दूसरी बात यह है कि इसका ये तकरीबन 1 लीटर में 40 से 50 किलोमीटर तकरीबन ये सफ़र कर सकती है। और इफ्तिताह के दौरान मैंने असिस्टेंट कमिश्नर शहरियार शिराजी साहब को दावत दी, वो आकर गाड़ी का बाकायदा इफ्तिताह किया और मुझे नौकरी का ऐलान किया था, वो भी मुकम्मल हो गया।
कमाल आइडिया वैसे, 100 सीसी का इंजन 40 किलोमीटर 1 लीटर के अंदर। इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा ये भी बताइए कासिम कि ये आइडिया जैसा कि आपने कहा बचपन से ही शौक था, इस आइडिया को डेवलप करते हुए खर्चा कितना हो गया इस पे? इंजन बाइक का है, ऊपर बॉडी जीप की लग रही है हमें, तो खर्चा कितना हो गया इस पे? जी सर, वाकई मैंने इसको बनाने में 2 महीने का अरसा लग गया। और इसका ये स्टेयरिंग बक्सा अल्टो के स्टेयरिंग बक्सा है। अच्छा। और बॉडी मैंने वो शीट ला के तैयार किया है, वेल्डिंग करके ख़ुद ने। अच्छा दूसरी बात ये फ्रेम मैंने एंगल ला के इसको काट के इसको बराबर करके बनाया है। और इसमें खर्चा तकरीबन 90,000 तक आ गया। इसका टायर रिक्शे के बराबर है, रिक्शे के टायर के बराबर ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया कासिम, आपने ज्वाइन किया। 90,000 सोच के बता। हाँ, अब मेरे ख्याल से वो थोड़े कैमरा शाय भी हैं, पहली बार वो किसी टीवी स्क्रीन पर इंटरव्यू दे रहे थे, लेकिन स्टिल उन्होंने टू द पॉइंट आंसर लेकिन प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिया। और ये तो एप्रिसिएशन के हकदार हैं। बहुत एप्रिसिएशन की बात है। जितने बच्चे भी देख रहे हैं जो इंजीनियर बनना चाहते हैं और आइडियोलॉजिकली चीजें पेंट करते रहते हैं, ड्रॉ करते रहते हैं, आप करते रहिए। एक दिन आप भी कासिम की तरह घर बैठ के गाड़ी भी बना सकते हैं। एंड आई थिंक पाकिस्तान में जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, इसमें नई ऑटो पॉलिसी आने के बाद बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, तो कासिम जैसे नौजवानों का बड़ा मुस्तकबिल है। कुछ दिन पहले हमने आपको एक्सप्रेसो में दिखाया था, 2 जो हमारे पाकिस्तानी शहरी उन्होंने हेलीकॉप्टर बना लिया था, उन्होंने गाड़ी बना ली। क्या बात है जी, रियली अप्रिशिएटेड। अच्छा ये बताइए, अगले टॉपिक की तरफ तो जाएंगे ही, अगर हमला आपकी आपके पड़ोसियों से लड़ाई हो जाए, कभी किसी बात पे हो जाती है, तो आप उनसे लड़ने के लिए जाएं और वो आगे से आपको लाउड स्पीकर पे म्यूजिक लगा के गाने सुनाना शुरू कर दें, तो कैसा बहुत ऑफेंड होंगी और मुझे गुस्सा आएगा, पर मैं रिएक्शन नहीं दे पाऊंगी। मजा क्यों आएगा? पंजाबी आपको पता है ये भारत के साथ चीन ने किया है। वाओ, हाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और कल हम भी ये देख रहे थे कि चीन और भारत के माबैन लद्दाख में जारी कशीदगी में एक दिलचस्प वाकया उस वक्त पैदा हुआ। एक सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब भारतीय मीडिया ने दावा किया कि चीन भारतीय फौजियों की तवज्जो हटाने के लिए सरहद पर लाउड स्पीकर में पंजाबी गाने बजा रहा है। बिल्कुल, और भारतीय दावे के मुताबिक हम अगर पेंगोंग झील की बात करें तो इसके नजदीक के इलाके में चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के साथ खास तौर पर बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाए हैं और वहां पर मुसलसल पंजाबी गाने बजा रहा है। मुझे तो लगता है कि ये मशवरा किसी पाकिस्तानी तो नहीं दिया होगा, लेकिन चीन के ज़हन में पंजाबी गाने का मशवरा कहां से आया? मैं ये सोच रही हूँ कि पंजाबी गाने बज रहे हैं, चीनी क्या कर रहे होंगे, उनको समझ में नहीं आ रही होगी। नहीं, इसमें जो देखें जो इंडिया के पंजाबी फौजी है ना, वो तो एंजॉय कर रहे हैं, जो पंजाब के हैं, जो सिख कम्युनिटीज हैं, मे बी दे आर एंजॉयिंग, बट जो दूसरे फौजी हैं उनके लिए बड़ा अनोइंग होगा। इंडियन फोर्सेस ने कहा है कि बड़ा अनोइंग है। अब वो चाइनीज गाने तो लगा नहीं सकते, पता नहीं क्या लगाएंगे, हिंदी लगा दें। बट ओके, खैर आगे बढ़ते हैं और इस दिलचस्प स्टोरी के बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर की बात कर लेते हैं, जहां पे पाकिस्तान ने अब ये फैसला किया कि बॉर्डर मार्केट्स बनाई जाएंगी। आपको मालूम है कि स्मगलिंग का बहुत बड़ा जरिया था इलीगल सामान जो आता था सरहद से। एक तो पाकिस्तान बाढ़ लगा रहा है, तिजारती मामलात को देखते हुए अब पाकिस्तान बॉर्डर मार्केट्स बना रहा है। कल वजीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा उसमें मौजूद थे और ब्रीफिंग में बताया गया कि यहाँ पे ये मार्केट्स बहुत ज़रूरी हैं जिससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकती हैं। तो मजबूरी तौर पर जनाब 18 बॉर्डर मार्केट्स बनेंगी, जिसमें 6 ईरान बॉर्डर के ऊपर और 12 पाक अफगान सरहद के ऊपर बनाई जाएंगी। बिल्कुल ऐसा ही है, टीवी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, लेकिन ये एक अच्छा इकदाम है जिस तरह से स्मगलिंग रोकने के लिए, नौकरियां फराहम करने के लिए इकदाम उठाया गया, तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव। और फरवरी तक 3 मार्केट्स को फरवरी तक फाल कर दिया जाएगा, सो बहुत बेहतर होगा। खैर अगला जो हमारा घंटा आने वाला है, अब हमें जो कि ब्रेक पे जाना है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओवर द कप ऑफ कॉफी मेरा बड़ा मोस्ट अवेटेड सेगमेंट है, जिसमें समर खान हमारे साथ होंगी, DC इस्लामाबाद होंगे और बहुत कुछ है। रहने दे मेरे ख्याल से, भी हम सब नहीं बताएंगे, अभी आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। से ट्रक डिजाइन की साइकिल अपने साथ जर्मनी लेकर गए। इसकी हरगिज वजह यह नहीं कि उनके पास गाड़ी नहीं, बल्कि उन्होंने वक्त की जरूरत की तरफ निशानदेही की है, क्योंकि छोटे बड़े बुजुर्ग जवान हर शख्स को साइकिल चलाना पसंद है। और इस टाइम मैं ट्रेल 4 पे हूँ और यार जो मतलब साइकिलिस्ट नहीं होते उनके लिए बहुत टफ होता है कि एकदम से बैलेंस करना, वो भी साइकिल पे।
एनीवेज आज मैं आपको जिस गेस्ट से मिलवाने जा रही हूँ, आप लोगों को आइडिया होगा कि मेरी एनर्जी लेवल देखिए कि आज मैं क्यों इतनी मोटिवेट हूँ और मुझे हो रहा है कि बस मुझे भी सीखना है। जिनकी मैं बात कर रही हूँ वो खैबर पख्तूनख्वा दीर के इलाके से उनका ताल्लुक है, एथलीट हैं, मार्शल आर्ट्स जैसे जो हैं और आइस बोटिंग वगैरह, माउंटेन बाइकिंग वगैरह हर तरह की वो चीज़ें करती हैं। लेकिन मैं इसमें बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे उन्होंने कहा कि मैं ट्रेल 4 पे कहीं आपको मिलूंगी, तो मैं उनको सर्च करूँ, जिनका मैं नाम ले रही हूँ समर खान। तो जल्दी से आप लोग मेरे पीछे पीछे आएँ और उनको ढूंढते हैं। मैं ट्रेल 4 पे हूँ और यूजुअली इस्लामाबाद की ये ब्यूटी है, जिसने ट्रेल 4 वगैरह नहीं देखा, ट्रेल 1, 2, 3, 4, 5 में कहीं एंजॉय नहीं किया, साइकिलिंग नहीं की और हाइकिंग नहीं की, तो उसने इस्लामाबाद आके कुछ नहीं देखा। और आपको पता है कि इस टाइम मैं कहाँ पे हूँ और मैं समर को ढूंढ रही हूँ, कहीं ना कहीं मिल जाएंगी। फिलहाल तो मुझे हाइकिंग के लोग ज़्यादा देखने के, अनबैलेंस्ड साइकिल चलाती हुई लड़की कहाँ जा रही है। तो एनीवेज ढूंढ ली है, फॉलो मी। हेलो समर। हाय हमना। हेलो, कैसी है समर? आई एम गुड, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक यार, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल आज मुझे टाइम देने के लिए। नहीं, entirely my pleasure. So you were riding today? यस कोशिश है बट ऑब्वियसली नॉट लाइक यू। मेरा सबसे पहला ये क्वेश्चन है, एक जो टिपिकल क्वेश्चन होता है बट मेरे साइड से थोड़ा सा ज़्यादा मोटिवेशनल है, जो कि मैं खुद बड़ी मोटिवेटेड थी ये पूछने के लिए कि इतनी यंग एज में, आई गेस 2014 से स्टार्ट किया, तो कैसे एथलीट बनने का सोचा, कैसे माउंटेन बाइकिंग, किस तरह से? I too belong from दीर, मेरा खुद क्योंकि पहाड़ी इलाकों से ताल्लुक है एंड आई लव माउंटेन्स। So when I realized कि मैं mountains को explore कर सकती हूँ with mountain biking, I started it like anything. I really enjoyed it. और माउंटेन बाइकिंग इट्स नॉट अ स्पोर्ट आई गेस, ये आपको पर्सनली बहुत ट्रांसफॉर्म करता है। बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। वैसे यूजुअली मैंने ये सुना है कि इस एरिया में या इस मुल्क में रहते हुए एज अ गर्ल एकदम से आप कहते हो हाँ मैंने ये काम करना है, तो एकदम से घर वाले कहते हैं लाइक बेटा एक देसी थिंग्स हैं कि जी पढ़ना है, बैचलर्स करना है, मास्टर्स करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, दैट्स इट। लेकिन आपने टोटली एडवेंचरस सी फील्ड चूज़ की जिसमें बोटिंग भी है और डिफरेंट चीज़ें हैं। तो ये किस तरह से घर वालों को मोटिवेट किया, किसने, फ्रेंड्स ने, फैमिली में किस तरह से कहा नहीं जी मैंने करना है? बस फैमिली को तो मैंने ब्लॉक किया हुआ था शुरू में सोशल मीडिया पे और देन दे सॉ मी समवेयर इन द इंटरव्यू, फिर उनको पता चला कि स्पोर्ट्स करिए। अच्छा समर, वैसे पर्सनली आपसे चिट चैट करके ना मुझे इतनी मोटिवेशन मिल रही है, पॉजिटिव वाइब्स जैसे आ रही होती ना वो फील हो रहा है। लेकिन इतनी गपशप के बीच में आप कह रही होंगी कि यार मजाल है इस बंदी ने कहा हो कि कहीं बैठते हैं कहीं अच्छी जगह पे आराम से। मैंने आपको बिल्कुल साइकिलिंग करते हुए रोक लिया, तो ऐसा करते हैं कि थोड़ी सी वॉक करते हैं और आगे एक स्पॉट पे लेके चलती हूँ मैं आपको, वहाँ बैठ के थोड़ी सी सुकून से ना थोड़ी अच्छी चिट चैट करते हैं, थोड़ी मुझे भी ट्रिक्स वगैरह आप सिखाएं कि बैलेंस कैसे करना सबसे ज़्यादा जरूरी। बल्कि सुना क्या देखा भी आपको पिक्चर्स में भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी अब आप दिन ब दिन जो है ना काफ़ी हिट फेमस होती जा रही हैं। तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जब आपने इंटरनेशनली कहीं ट्रैवल करके अपना जो करियर है वो स्टार्ट किया? इंटरनेशनल एक्सपीडिशन मेरे लिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि इट वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज रिप्रेजेंटिंग बियॉन्ड बॉर्डर्स एंड दैट टू इन एक्शन स्पोर्ट्स, माउंटेन बाइकिंग। अफ्रीका गई थी, राइट? ईस्ट अफ्रीका गई थी और it's the roof, it's called the roof of Africa, किलिमंजारो चोटी का नाम है, उस पे 2-3 स्टेजेस हैं, तो मुझे बिल्कुल हायर जो स्टेज है उहरू पीक वहाँ तक जाना था। फ्यूचर के आपके क्या टारगेट गोल है, हम समर को कहाँ पे देखते हैं फ्यूचर में? मुझे बहुत काम करना है अभी, मुझे लोगों को ट्रेन करना है। मैंने अपना इनिशिएटिव लॉन्च किया समर कैंप के नाम से, जिसमें मैं माउंटेन बाइकिंग, स्नो बोर्डिंग और दूसरे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग देती हूँ, मोस्टली आउटडोर्स। और उसके अलावा मेरे पर्सनल गोल्स ये हैं कि आई गो इन इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स एंड इवेंट्स और मैं प्रोफेशनल ट्रेनिंग लूँ, जिसमें मुझे अभी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस हो रही हैं। सो आई नीड टू गो इन डिफरेंट कंट्रीज, मुझे बहुत सारे कोर्सेज और चैंपियनशिप्स करनी है ताकि मैं वही सब कुछ सीख के यहाँ पे आके सिखा सकूँ। ओके समर, अभी जो आपने बात की इसी जो आपकी डिस्कशन है इससे रिलेटेड आज हमारे पास गेस्ट हैं और वो गेस्ट अब से कुछ देर बाद मेरे और समर के साथ भी होंगे और वो भी जो है बाइसाइकिलिंग को और स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो उनके साथ भी हम गपशप करेंगे। हमारे साथ हैं डीसी हमजा और डिस्कशन बड़ी अच्छी चल रही है, गपशप चल रही है। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि पहला क्वेश्चन मुझे आपके साथ ये थ्रो करना चाहिए कि साइकिलिंग से रिगार्डेड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बहुत देर से, तो कितनी इनपुट आपने रिगार्डेड इस स्पोर्ट के
आपने डाली है? बेसिकली हम साइकिलिंग को प्रमोट करने के लिए पिछले 2 साल से अपनी कोशिश कर रहे हैं। साइकिलिंग को प्रमोशन के 2 एलिमेंट्स हैं। एक तो ये कि गवर्नमेंट की तरफ से हम इन्वेस्टमेंट करें, रोड्स नेटवर्क के ऊपर सेपरेट ट्रैक्स बनाएं, लेकिन दूसरी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम पहले लोगों को कन्विंस करें कि वो साइकिल पे आना शुरू करें, वो साइकिल खरीदें, वो साइकिल के राइड पे आएँ, इसकी हिफाजत को समझें। तो ये जो पोल्यूशन की तरफ से जो जितनी चीज़ें इन है आजकल, गाड़ियाँ वगैरह, लोगों का कॉन्सेप्ट साइकिल्स की तरफ नहीं है, तो इस चीज़ को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं अदर देन सेलिब्रिटीज़ या हम लोग, या इसकी अवेयरनेस या इसको सोशल मीडिया पे किस तरह? मैं बताऊँ, इसमें ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा काम किया। उन्होंने जो कैंपेन का नाम दिया वो आप देखें, क्लीन एंड ग्रीन, और वो एनवायरनमेंट के बारे में है कि एनवायरनमेंट को क्लीन करना है। तो मेरा ख्याल है इसी साइकिलिंग कैंपेन को भी हम क्लीन एंड ग्रीन कैंपेन का हिस्सा बना सकते हैं। और बात तो ये है कि हम प्रमोट कैसे करते हैं। अगर हम भी प्रमोट करें, आप लोग भी प्रमोट करें, तो व्हाई नॉट, दिस कैन बी डन। ओके जी, चाय आ चुकी है और चाय पीते हुए भी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, वो ये कि रिसेंटली मैंने भी देखा आप ट्विटर में बहुत ज़्यादा जो हैं अपडेट्स वगैरह देते रहते हैं, तो आपको रिसेंटली अवार्ड मिला ड्यूरिंग कोविड, वो आप थोड़ा सा आवाम को बताएं थोड़ा आइडिया। थैंक यू वेरी मच। बेसिकली कोविड के ऊपर सबने बहुत ज़्यादा काम किया है। हमारे फ्रंट लाइन जो वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, जो हमारी रैपिड रिस्पांस टीम्स हैं, जो डेली बैठ के कोविड के पॉजिटिव पेशेंट्स के घरों में गई हैं, उनकी टेस्टिंग करती रही है। और अल्लाह का शुक्र है कि हम इस्लामाबाद को बहुत बड़े डिजास्टर से हमने बचा लिया, यहाँ पे डेथ्स नहीं हो सकी। इसके अलावा प्लास्टिक बैग की अगर मैं बात करूँ, जो कि पाकिस्तान में बैन है, कुछ अर्सा, काफ़ी अर्सा बल्कि बैन है, लेकिन अब मैं दोबारा से देख रही हूँ कहीं ना कहीं ये वापस आना शुरू हो गए हैं। इसके ऊपर दोबारा कैंपेन स्टार्ट किए। तकरीबन हमने 1000 ग्राम और एक दुकान से हमने प्लास्टिक बैग्स जो है कॉन्फिस्केट किए हैं, और हमारा टारगेट यही है कि हम टाइगर फोर्स को भी इसमें इन्वॉल्व करें, पब्लिक को भी इन्वॉल्व करें, और मिलकर हम जो प्लास्टिक बैग्स हैं उनका इस्लामाबाद से हम पूरा खात्मा करें इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच हमजा। और भी बहुत सी गपशप चलेगी, बहुत से और भी मज़े के सेगमेंट्स हैं, लेकिन कुछ नेक्स्ट वीक के लिए रखते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आज लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड, कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। फूलों के शहर लाहौर में आज 40% हवा में नमी होने के अलावा मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो, और हमने आपको अपना नया सेगमेंट ओवर द कप ऑफ कॉफी दिखाया एंड वी वर एक्साइटेड अबाउट दिस सेगमेंट। आई होप यू एंजॉयड। हाँ, मजा आया होगा। ग्रीनरी इस्लामाबाद की आजकल जो कि स्प्रिंग सीजन के बाद, बहुत खुश होंगे। ओ बहुत खुश, मुझे वैसे ही बहुत अच्छी। एक तो कैपिटल है, दूसरा अपनी जो अपना आपका शहर होता है, आपको पसंद ही होता है, और फिर डीसी साहब नजर आया हमें बड़े एनर्जेटिक। साइकिलिंग अच्छी बात है, अच्छी बात है। अभी अच्छा ट्रेंड आ रहा है साइकिलिंग वगैरह का। ऐसा ही कुछ सरप्राइज देते रहेंगे, आपको करते रहेंगे। एक और सरप्राइजिंग सेगमेंट तो नहीं कह सकते, खैर इन्फॉर्मेटिव जरूर है, एक्सप्रेसो के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम हम करने जा रहे हैं। हमें जनाब इस वक्त वकार जावेद जेम साहब ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि इल्मुल आदात के ऊपर जिनकी महारत है और इल्मुल आदात को समझते हैं, इसके ऊपर राय रखते हैं, मुस्तकबिल को लेकर, माजी को लेकर एक्सपर्ट ओपिनियन उनसे हम लेंगे और उनसे जानेंगे कि वो इस पर क्या हमें बता पाएंगे। जावेद साहब, फॉर्मल वेलकम, थैंक यू फॉर कमिंग। वकार अहमद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एज यूजुअल हमारी टीम का हिस्सा है, साइकोलॉजी के हवाले से एक्सप्रेसो का हिस्सा है, साइकोलॉजिस्ट हैं और एक्सपर्ट है बहुत सारे मामलों को, सोशल साइंसेज के ऊपर बड़ी गहरी ओपिनियन है इनकी, ज़बरदस्त। थैंक यू वेरी मच वकार भाई, आज भी आप हमारे साथ मौजूद हैं। सो सबसे पहले हम जावेद साहब से शुरू कर लेते हैं। जावेद साहब, इंटरेस्टिंग होगा लोगों के लिए अर्ली मॉर्निंग आपका होना, ज़रा बताइए क्या है आपका इल्म जिस पे आप काम करते हैं, हाउ डज इट वर्क? हाँ जी, पहले नंबर पर जी रब्बुल इज़्ज़त के नाम से इस बात को हम शुरू करते हैं। तो मैं पहले, क्योंकि हम पंजाब में रह रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि कुछ पंजाब के हवाले से मुख्तसर सी बात हो जाए, क्योंकि मैंने 2019 को 30 दिसंबर को सोशल मीडिया पर ये अपनी पोस्ट में लिखा था कि पंजाब के लिए 2020 जो होगा ये भारी साल होगा, और ये भारी साल, इसमें कहाँ तक हकीकत है, हालांकि कहना 2018 में चाहिए था, क्योंकि बुज़दार साहब 18 में आए ऑन अ लाइटर नोट। क्योंकि 2020 है, ये मैंने पंजाब के लिए भारी कहा था, और ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। आपने देखा कि पंजाब के लिए भारी की जो निशानात हैं, जराइम, मैंने ये कहा था कि जराइम हादसात की रफ्तार जो है ये 19 की निस्बत ज़्यादा तेज़ होगी, तो ये आपके सामने है। ठीक है। और ये जो सारी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ ये इल्म-उल-दात की रोशनी में मैं करूँगा। अच्छा जावेद साहब, हम इन नामों की या इन डिटेल्स से पहले आपकी जो इल्म है जिसको हम न्यूमरोलॉजी कहते हैं बेसिकली, क्या ये इल्म होता क्या है बेसिकली, किस तरह से आप इस पे प्रेडिक्शंस देते हैं या प्रेडिक्शन या जो भी आप हिसाब किताब लगाते हैं, बेसिकली थोड़ी सी हमारे नाज़रीन की इंफॉर्मेशन के लिए ये बताइएगा। ये जी आपके नाम के अदद के हिसाब से ये सारा कुछ किया जाता है, या किसी चीज़ की आपने
अगर प्रिडिक्शन करनी है तो आप उसका अदद निकालेंगे, जैसे कि आप पाकिस्तान की आपने कुछ मालूमात लेनी है, इसका अदद निकालेंगे तो पाकिस्तान की सारी सूरत आपके सामने आ ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि मैं वकार साहब की तरफ जाऊं, थोड़ा कंपैरेटिव इसकी हम स्टडी ले लें, आप हमें जल्दी से कुछ नाम आपने लिखे हुए हैं जो आप कह रहे हैं कि इन नामों के लिए कुछ एक सर्टन पीरियड है जो आप कहते हैं कि लकी होगा। कौन कौन से नाम है और उसके लिए उसकी क्या निस्बत है आज की हमारी इस डिस्कशन में? हाँ जी, इन नामों में से जी ये 55 नाम हैं, जिसमें 36 नाम मर्द हजरात के हैं और 19 नाम जो वो खवातीन। और इससे पहले के नाम बताएं, ये क्यों लिखे हुए आपने, क्या होगा इनके लिए, अच्छा टाइम होगा कोई इनके लिए? जी ये मैं बताना जरूर समझूंगा कि इनके आगे कुछ होता है ना, मलक लिखा जाता है, चौधरी लिखा जाता है, भट्ट लिखा जाता है, उनका इन पर असर नहीं होगा। ठीक है, जो आपका असल नाम है उसी पर असर होगा। कुछ नाम जरा जल्दी से बता दीजिए और फिर बता दीजिए क्यों लिखे हुए आपने। जी ये लिखा है जी मैंने, जमशेद, नईम, जमील, जहांजेब, अजमल, गुलजार, जवेद, ताहिर, नबील, हबीब, नुसरत, मूसा, हैदर, वसीम, वकास, सरवत, अब्दुल रहमान, हफीज, शहजाद, दाऊद, शबीर, कदीर, बदर। खवातीन के भी कुछ जरा बीच में बता दें हमें। बुशरा, शाजिया, बुशरा, अरमला भी है, बुशरा, शाजिया, इरमला, शहाना, नजमा, शाहीन, जुमरत, नरगस, अजरा, अजमत, गजाला, मरियम, बिनज। अच्छा, अगर जावेद साहब इनका अच्छा टाइम है ना, ये जो आपने बताया, तो मेरा बुरा टाइम होगा, फिर आप इसमें इमरान नहीं लिखना। हाँ जी, इनके लिए बस मुख्तसर ये है कि इनके लिए के नाम के लिए आप बता रहे नहीं हैं। ये सब ठीक है। वकार भाई टाइम बहुत कम है, आप ये देख रहे हैं, एक तो ये कि इज इट अ साइंस, साइकोलॉजिकल? नो, इट्स नॉट साइंस। साइंस नहीं है, मतलब कोई भी इल्म जो है वो अपने तौर पे एक दावा कर सकता है कि मैं एक इल्म हूँ, लेकिन साइंस के लिए उसके लिए साइंटिफिक मेथोडोलॉजी को फॉलो करना जरूरत है। साइंटिफिक इंक्वायरी के अंदर जब तक वो नहीं आता, तो वो अगर मेथोडोलॉजी को फॉलो नहीं कर रहा, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं, आप एक क्लेम करते हैं कि मैं ड्रीमर हूँ, या मेरे जो ख्वाब हैं वो बहुत सच्चे होते हैं, ठीक है, और मैं एक साइंटिस्ट हूँ, आप मेरे पास आएंगे तो मैं कहूँगा अच्छा ठीक है, मतलब आपका क्लेम ठीक है, लेकिन बात यह है कि आप इसको रेप्लिकेट करें, रिप्रोड्यूस करें, यानी आप मुझे दोबारा ख्वाब दिखाएं, ठीक है, सो दैट कि मैं उसको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर तो ताकि वो करूँ। जनरली जो लोग बिलीव कर लेते हैं, ठीक करते हैं, उसके लिए फिर आप साइकोलॉजी की तरफ आ रहे हैं। साइकोलॉजी, अगेन साइकोलॉजी इज अ साइंस। साइकोलॉजी ये कहती है कि दो बुनियादों पे, ये इल्म आदाद, इल्म फल्कियात, या जितने भी इस तरह जिसको हम इनको कोई भी नाम दे सकते हैं, एक कंफर्मेशन बायस पे और एक बार्नम इफेक्ट होता है। बार्नम इफेक्ट वो होता है कि मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि आप बहुत सेंसिटिव हैं और आप जो है लोगों पे बहुत जल्द एतबार कर लेती हैं, ठीक है, ये फिक्र आपके लिए इतना अहम नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं आपका हाथ देखती हुई ये कहूंगा, तो यहाँ पे बार्नम इफेक्ट आ जाता है कि आप पर्सनलाइज करते हैं। ठीक है, वकार भाई आपको मैं इंटरप्ट इसलिए करूंगी, आपने नाम बताए थे, चूंकि आप हमें पहले भी ये बताना चाह रहे थे कि इन नामों के हवाले से आपने कुछ कहा, थोड़ा सा जल्दी से हमारे बारे में ये जो गुजरा टाइम था ना इनका, इनके लिए 19 जुलाई से 17 अगस्त मसरूफी टेंशन थी इनकी, ठीक है, लेकिन 18 अगस्त से 20 अक्टूबर तक इनके लिए काफी बेहतरीन टाइम। ये अभी 2020 में, हाँ 2020 में 18 अगस्त से 20 अक्टूबर काफी बेहतर टाइम, इनको खास काम करने चाहिए, ठीक है। तो अब अच्छा, वैसे हम पता है क्या करेंगे, ये जो लिस्ट है ना, ये नाम क्योंकि काफी सारे हैं, तो हम अपने इंस्टाग्राम पे ये डाल देंगे, ताकि आप देख लें, आप हमारे इंस्टा पे देख लीजिएगा, अगर आपका नाम इसके अंदर है बकौल जावेद साहब के, आपका 20 अक्टूबर से पहले एक्चुअली बहुत सारे लोग इमरान इस पे बिलीव भी करते हैं और पीपल आर क्वाइट रिलक्टेंट, कुछ इस मामले में रिलक्टेंट भी होते हैं कि हमने इस पे कुछ बहुत अंधा एतमाद भी करते हैं, कुछ समझते हैं कि उनके हर काम से पहले इन चीज़ों का इदाद शुमार का उनकी ज़िंदगी में बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। थैंक यू वेरी मच जावेद साहब, बहुत शुक्रिया वकार भाई आपका भी कि आप दोनों सेट पर आए। उम्मीद करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए भी होंगी, हेल्पफुल भी होंगी, लेकिन अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। ये फैसलाबाद है। आज फैसलाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड, कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। फैसलाबाद में आज मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और हमारे सेट पे किचन में चीजें आवाजें आ रही, जैसे घर में आवाज आती है ना, क्या कुछ चीज। अच्छा ठीक है, अच्छा जी, अब हम हेल्थ एंड फिटनेस की बात करेंगे और हेल्थ एंड फिटनेस के सेगमेंट में बहुत दिनों बाद आलिया आगा ने हमें ज्वाइन किया और वो हमें योगा के हवाले से बताने वाली है। सो आलिया से जानते हैं। आलिया जी, आलिया थैंक यू अरमला एंड इमरान। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, फीडबैक हमें बहुत अच्छा मिल रहा है और आज एक और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हम सीरीज़ लाए हैं ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। ऑस्टियोपोरोसिस वो एक स्टेट होती है जिसमें हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं, बिल्कुल छन्नी की तरह बनना शुरू हो जाती हैं और ये अक्सर कैल्शियम की कमी की वजह से हो जाती है और हमारे मुल्क में औरतों के साथ ये इशू बहुत ज़्यादा है। तो हम आज आपको पहली पोजीशन दिखाएंगे जो आर्म्स के लिए है, दूसरी
दूसरी पोजीशन हमारी लेग्स के लिए और तीसरी पोजीशन जो है वो हिप बोन के लिए है। हमारे साथ मौजूद हैं मिस जबीन हु इज़ एन इंटरनेशनली सर्टिफाइड ट्रेनर। प्लीज़ प्लैंक पोजीशन में पहले आ जाइए। प्लैंक पोजीशन में आपके आर्म्स के ऊपर जो वज़न आता है ये बोन डेंसिटी बढ़ाता है आपके आर्म्स की। अगर आप नोट करें तो जबीन की जो हड्डी है, रीढ़ की हड्डी और इनका सर बिल्कुल एक लाइन में मौजूद है और ये बहुत ज़रूरी है प्लैंक पोजीशन में। अगर आप सर लटका देंगे तो इसमें आपको थोड़ी तकलीफ होगी, तो सर आपने उठा लेना है या हिप ऊंची अगर आपने कर दी तो इसमें आपके लिए बोन डेंसिटी के लिए हमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। हिप को नीचे रखते हुए बिल्कुल फट्टे की तरह आपने एक सीधी लाइन में आ जाना है। इस पोजीशन को होल्ड कीजिए जब तक आप होल्ड कर सकते हैं। जो आलमी रिकॉर्ड है वो 8 घंटे है प्लैंक का, आप चाहें तो 1 मिनट कर लीजिए। चलें जी, दूसरी हम पोजीशन चलेंगे जो लेग की बोन डेंसिटी बढ़ाता है। तो ये है ट्री पोज। इसमें आपने एक टांग पे खड़े होना होता है और अक्सर शुरू में आपको मुश्किल लगेगा, तो सबसे पहले आपने टांग लेनी है, दूसरी टांग को उठाना है और करीब तरीन ज़मीन से रखना है। बेशक आप ये पकड़ लीजिए और किसी भी चीज़ का सहारा लेते हुए आपने कोशिश करनी है कि जब आपको आदत हो जाए तो टांग को ऊंचा कर लीजिए। जहाँ तक आप टांग को ऊंचा ला सकती हैं आप ले आइए। काफ मसल पे ला सकती हैं। घुटने के ऊपर आपने वज़न नहीं देना क्योंकि घुटना हमारी इस तरफ नहीं मुड़ता, और अगर चाहें तो इससे भी ऊंचा आप ले जा सकते हैं। हाथ की मदद के साथ टांग को ऊंचा कर लीजिए और इस तरह से आप होल्ड कीजिए तकरीबन 1 मिनट तक। ये दोनों टांगों पे आप करेंगे और इससे टांगों की बोन डेंसिटी बढ़ेगी। अब दे दीजिए। अब तीसरी हम लो प्लैंक में हम जाएंगे जो बोन डेंसिटी बढ़ाती है। एक पैर आगे कर लीजिए और एक पैर पीछे ले आइए। पिछला घुटना ज़मीन पे रख लीजिए, दोनों हाथ ज़मीन पे होंगे। दोनों हाथ ज़मीन पे रखते हुए आपने पिछली घुटने को उठा लेना है। यहाँ से आपने अगर स्टेबल हो गए हैं तो आपने दोनों बाजू जो हैं वो उठा लेने हैं और इस पोजीशन में अपने आप को होल्ड कर लेना है। इसमें आपकी हिप की डेंसिटी, बोन डेंसिटी बहुत अच्छी बढ़ जाती है। हाथ नीचे कर लीजिए और चाइल्ड्स पोज में आ जाइए। ये हमारे थे आज के 3 ऑस्टियोपोरोसिस से रिलेटेड पोस्चर्स। थैंक यू वेरी मच। बैक टू यू उर्मिला एंड इमरान। थैंक यू वेरी मच आलिया। और सुबह सुबह हमारे देखने वालों को योगा के हवाले से टिप्स दिए आलिया ने और मेरे ख्याल से योगा इज़ वेरी हेल्पफुल। जी, इट्स वेरी हेल्पफुल, वेरी 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 हेल्दी। लिव अ हेल्दी लाइफस्टाइल। अच्छा खाइए, साफ खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, दैट्स वेरी गुड। हम रिमाइंड करवाते रहते हैं आपको भी और खुद को भी। खैर, हमने ब्रेक पे जाना है लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे सुरों के बेताज बादशाह, पटियाला घराने से ताल्लुक़ रखने वाले मेरे बहुत ही फेवरेट, बहुत ही मीठी आवाज़ के मालिक उस्ताद अमानत अली खान साहब की, जिनकी 46वीं बरसी है और बहुत खूबसूरत गज़लें, इंशा जी उठो, ए वतन पाक वतन जैसा मिली नगमा, उसके अलावा होंठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आए तो सही बरसरे इल्ज़ाम ही आए। उनकी आज डेथ एनिवर्सरी है। ट्रिब्यूट पेश करना ज़रूरी है फ्रॉम एक्सप्रेसो। सो अमानत अली खान साहब को हम याद कर रहे हैं। बैक टू एक्सप्रेसो। हम आ चुके हैं कोल किचन में शेफ नुमान के साथ और शेफ नुमान आज कुछ पकाने वाले हैं। क्या पकाने वाले हैं? कल भी उन्होंने ऑमलेट बनाया था, आज एक और ऑमलेट है और इजी है इसकी रेसिपी। इसमें आपने ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड करना है। चीज ऑमलेट, ठीक है। चीज हल्की सी इसमें भी चीज ऐड कर लेनी है ताकि बेटर टेस्ट है। उसको आपने 2 एग्स हैं। 2 एग्स हैं, ओके। ये आपका एग, ठीक है। और खाली है के बाद डॉट्स इसके अंदर चीज ऐड की है मैंने। और चीज आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। एंड सॉल्ट। यस, दैट्स व्हाट यू हैव एडेड आई गेस।
तो इसका टेम्परेचर आपने अपने हिसाब से सेट कर लेना है, क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रिकल है, आप गैस पे भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी चूल्हा हो आपका। ठीक है, थोड़ा तेज कर लो, जो कि टाइम कम है हमारे पास। हाँ ये ले, और इसको आपने चेक करते जाना है, साइड लाइन पे आपने इसको लगाते रहना है ऐसे ऐसे, ताकि ये ना हो कि सेंटर जो है वो आपका हाफ डन रह जाए। हाँ ठीक है। अच्छा, जितनी देर में ये कर रहे हैं, हमारे पास एक डिजिटल रिपोर्ट है। आज आपको पता है इक्वल पे डे बनाया जा रहा है, जिसमें ऐसे लोग जो ऐसे वर्कर्स हैं जिनका इस्तेसाल किया जाता है, जिनको टाइम पे तनख्वाहें नहीं दी जाती या कम दी जाती है, तो उनके हुकूक की बात की जाती है। वी हैव अ डिजिटल रिपोर्ट ऑन दिस ना, तो वो हम दिखाते हैं अभी, या बात ही कर लेते हैं इसकी? बात कर लेते हैं, टाइम कम है ना हमारे पास, तो टाइम को भी हमने देखना होता है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन ये है कि बहुत ज़रूरी है तमाम उन लोगों के लिए जो कि तनख्वाहों के हिसाब से अपने वर्कर्स का ख्याल नहीं रखते। आज का दिन एहसास दिलाता है इस बात का कि आप अपने वर्कर्स का ख्याल रखें और तमाम जो वर्कर्स हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनका इस्तेसाल ना किया जाए। सो इसी बात में ही हमारा ये जो ऑमलेट है वो भी कंप्लीट हो ही गया है, मुझे लग रहा और इसमें ये चीज़ ऐड करेंगे, ये चीज़ ऐड हो गया जी इसमें। ओके, ठीक है, प्रॉपर चीज़ ऐड कर लें। इट्स मोज़रेला चीज़। जी, मोज़रेला चीज़ मैंने इसको ज़रा चॉप किया है, मतलब कि स्लाइस, इसका स्लाइस भी मिलता है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको चॉप किया है। ठीक हो गया, ठीक है। सो फाइनली इट्स डन, नहीं कामयाब हो गया। हाँ। और ये आपका रेडी। वाओ, इट्स रेडी एंड लास्ट मिनट इज ऑन। अच्छा, ये ऐसे सर्व कैसे करोगे? इसके साथ कुछ इसको इसके साथ आप डेकोरेट भी करोगे? 10 सेकंड्स में कर तो क्या करोगे? इसमें चीज डाल दे, जो भी पास चीज पड़ी वो डाल दे। हाँ, और ब्लैक पेपर। ओके, अगर आप सॉल्ट ज्यादा लाइक करते हो तो और इसको आप वाइट ब्रेड के साथ या नॉर्मल ब्रेड स्लाइस के साथ आप एंजॉय कर सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं आप इसको। वैसे आई एम नॉट अ फैन ऑफ चीज, लेकिन फिर भी इट लुक्स नाइस। पसंद आ गया आपको? ट्राई किया जा सकता है। नोमान की बनाई हुई चीज अरमला को इस पे बहुत जबरदस्त कमाल हो गया है। टाइम हमारा खत्म हो गया है, हमने इसी नोट के ऊपर प्रोग्राम खत्म करना है। एंजॉय दिस, इसकी रेसिपी आपको इंस्टा पे मिल जाएगी अरमला। और बिल्कुल इसके साथ साथ कल आपको छुट्टी नहीं है, बेस्ट ऑफ चलने वाला है हमारा 1 बजे। हाँ, 2 घंटे चलेगा। आपने एक्सप्रेसो का बेस्ट ऑफ देखना बिल्कुल नहीं भूला। आपसे मुलाकात होगी अब मंडे को लाइव शो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।